जैसे जैसे ऑनलाइन घोटाले बढ़ते जा रहे हैं, साइबर अपराधी पीड़ितों का शोषण करने के लिए एक नई और खतरनाक रणनीति अपना रहे हैं। तथाकथित डिजिटल गिरफ्तारी के माध्यम से घोटालेबाज लोगों में दहशत का माहौल पैदा करते हैं, लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और अंततः उनसे बड़ी रकम ठग लेते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि पीड़ित आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगते हैं। कई बार वो अपनी जान भी दे देते हैं, चाहे वह किसी भी उम्र का क्यों न हो। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक से आया है, जहां बुजुर्ग दंपति ने एक साथ आत्महत्या कर लिया है। पहले समझते हैं इस घटना के बारे में, फिर बात करेंगे आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है। कर्नाटक के बेलगावी में एक बुजुर्ग दंपति ने डिजिटल अरेस्ट में 50 लाख रुपए की साइबर ठगी होने के बाद आत्महत्या कर लिया। 83 साल के बुजुर्ग ने खुद की जान ले ली। वहीं उसकी पत्नी, जिसकी उम्र 79 साल है, उसने जहर खा लिया। पुलिस के मुताबिक ठगों ने बुजुर्ग दंपति से वीडियो कॉल पर संपर्क किया और खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारी बताया था। उन्होंने दंपति को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी और डिजिटल अरेस्ट कर 50 लाख रुपए ठग लिए। बेलगावी के एसपी भीमाशंकर गुलेद ने बताया कि पुलिस बैंक खातों की जांच कर रही है और ठगों की ओर से वसूली गई कुल रकम का पता लगा रही है। यह एक गंभीर मामला है और इसकी जांच की जा रही है। इस मामले में ठगों ने खुद को दिल्ली के टेलीकॉम विभाग और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर बुजुर्ग दंपति को कॉल किया। उन्होंने दावा किया कि उनके नाम पर फर्जी सिम कार्ड जारी किया गया है, जो अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। पहले एक ठग ने खुद को टेलीकॉम विभाग का अधिकारी बताकर धमकाया और फिर एक शख्स को कॉल ट्रांसफर कर दिया, जिसने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। ठगों ने मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी और डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग से उनकी संपत्ति और वित्तीय जानकारी मांग ली। डर और घबराहट में आकर दंपति ने ठगों को 50 लाख रुपए भी दे दिए, उन्हें ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद भी धमकियां मिलती रहीं और ज्यादा पैसों की मांग की जाने लगी। इसके बाद परेशान होकर इस तरह के कदम इन दोनों दंपतियों ने उठा लिए। लेकिन इस तरह के डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए आपको 5 स्टेप समझना होगा। इसे एक एक करके समझते हैं ताकि सारी बात समझ में आ जाए। पहला, इस घोटाले की शुरुआत एक साधारण एसएमएस या ईमेल या व्हाट्सएप के मैसेज से शुरू होता है। मैसेज में दावा किया जाता है कि प्राप्तकर्ता का नाम या फोन नंबर पोर्नोग्राफी, ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग या आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। पीड़ित को डिजिटल गिरफ्तारी से बचने के लिए तत्काल एक अलग से नंबर दी जाती है। कहा जाता है कि उस पर कॉल करो। डराने वाले मैसेज अक्सर गंभीर कानूनी परिणामों को डर से प्राप्तकर्ताओं पर तत्काल कार्रवाई करने की दबाव डालती है। कहती है कि अगर नहीं किया तो तुम पर बहुत भारी कार्रवाई होगी। दूसरा ये कि एक बार जब पीड़ित ने इस नंबर पे कॉल कर दिया, जो नंबर दिए गए हैं, तो स्कैमर्स स्काइप या व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीडियो कॉल करने की व्यवस्था शुरू कर देती है। इसके बाद धोखेधारी को आगे बढ़ाते हैं। कॉल के दौरान धोखेबाज महाराष्ट्र पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई, नारकोटिक्स और अन्य अधिकारी का नाम बताने लगते हैं और अन्य एजेंसियों के नाम भी बताने लगते हैं। वैध दिखने के लिए स्कैमर्स कई बार आधिकारिक दिखने के लिए वर्दी भी पहन लेते हैं और सरकारी झंडा, लोगो, यहाँ तक कि वीएचएफ रेडियो ध्वनि के साथ साथ पृष्ठभूमि भी सेट कर देते हैं, जिससे वह खुद को अत्यधिक विश्वसनीय बना लेता है और यह बना लेता है कि आपको लगे कि यह अधिकारी ही हैं। तीसरा, इस कॉल के दौरान धोखेबाज पीड़ित पर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग वितरण या अवैध सामान की तस्करी जैसे गंभीर अपराध लगाते हैं। कुछ मामले में धोखेबाज दावा करते हैं कि पीड़ित के परिवार का कोई सदस्य गिरफ्तार भी है या किसी अपराध में फंसा हुआ है। झूठे आरोपों का उद्देश्य डर पैदा करने के लिए की जाती है। बाहरी सलाह के बिना पीड़ित अपनी बात मनवाने पर दबाव डालता है, क्योंकि आप उसके वीडियो कॉल के सामने होते हैं तो आप किसी और से सलाह भी नहीं ले सकते हैं। इस स्थिति में आप उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। चौथे स्टेप में कनेक्शन स्थापित करने के बाद क्या किया जाता है, स्कैमर्स पीड़ित को निगरानी या सत्यापन के रूप में वीडियो कॉल पर बने रहने की मांग करता है। कहता है कि आप इसी वीडियो कॉल पर बने रहिए। वह वीडियो कनेक्शन के बनाए रखने पर जोर देकर पीड़ित को लगातार डराते रहते हैं, प्रभावी रूप से उन्हें अलग रखते हैं। यह निरंतर उपस्थिति उसके सोचने की क्षमता को खत्म कर देती है, जिससे वह दोस्तों या परिवारों से सलाह नहीं ले पाते हैं। और इसके जो 5वां स्टेप है, जो आखिरी स्टेप है, जब एक बार पीड़ित पर्याप्त रूप से आतंकित हो जाता है, फंस जाता है, तो घोटालेबाज आरोपी आरोप को समाप्त करने के लिए पैसे की मांग करता है। वह पीड़ित को बैंक खातों के नंबर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम इस खाते पर पैसे दो। जब एक बार आप इन पैसों को दे देते हैं तो वह तुरंत इस पैसे को ट्रांसफर कर देता है, ताकि किसी भी तरह का आईपी एड्रेस या किसी तरह का
कोई लिंक पता न चल पाए। इस 5 प्रक्रिया के जरिए डिजिटल अरेस्ट जैसी जटिल प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। जब व्यक्ति एक बार उसकी कही गई बातों में फंस जाता है तो वह धीरे धीरे उस व्यक्ति का दिमागी संतुलन हैक करने लगता है और व्यक्ति जितना पीड़ित होने लगता है उतना ही स्कैमर्स को मदद पहुंचने लगती है। उन्हें लगता है कि यह बंदा फंस गया। स्कैमर्स इसी स्थिति का प्रयोग करके उनसे एक मोटी रकम ठग लेता है। लेकिन इस डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटाले से खुद को ऐसे बचाया जा सकता है जैसे कि इस पर विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि आप संदेह करो, आप सोचो कि इस तरह की एजेंसियां, इस तरह के अधिकारी इस तरह के वीडियो कॉल्स नहीं करते हैं। इस घोटाले का शिकार होने से बचने के लिए हम कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि यह सोचना कि वीडियो कॉल के जरिए अगर गिरफ्तारी की जाती तो फिर क्या होता। वीडियो कॉल से गिरफ्तारी नहीं होती है, ये भी सोचा जा सकता है। ये सोचा जा सकता है कि हम ऑफिशियल एक बार अधिकारी से फ़ोन कर लेते हैं या किसी तरह से उसे समय दे देते हैं। जैसे ही वो अधिक बातें बोलने लगे आप उनसे कहें कि आप कॉल काटिए, मैं फिर बात करता हूँ आपसे। तब तक आप किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य लोग या किसी जान पहचान के परिजन को अपनी बात बताएं और इस तरह की चीज़ें समझाएं। एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी तरह का अगर अपराध आप पर है तो किसी भी तरह से एजेंसियां इस तरह की फ़ोन नहीं करती है कि आपके अपराध इस तरह से समाप्त कर दिए जाएंगे। ये बिल्कुल गलत होता है और इस तरह आप अपने आप को बचा सकते हैं। यहाँ कुछ और तरकीब भी है, जैसे ही इस तरह के मैसेज और कॉल्स आते हैं तो आप क्या कीजिए, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दीजिए। इसका हेल्पलाइन नंबर है 1930। इस पर जब आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी डिटेल समझा दी जाएगी, तो आपको बचने में आसानी होगी। साथ ही आप crime.gov.in पर जाकर अपनी बात कह सकते हैं, वहाँ से अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इस तरह आप अपने आप को डिजिटल गिरफ्तारी से बचा सकते हैं। हमें लगता है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी।